अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने मुल्क के मुआशी कोर इशूज़ को, जो मसाइल हैं, इनको एड्रेस करना शुरू कर दिया है। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से लेकर खसारे वाले तमाम सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करने तक बड़े बड़े फैसले करने के लिए आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आज की मीटिंग में निगरान हुकूमत के साथ साथ अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मीटिंग की सदारत के बाद एक एलामिया भी जारी किया, जिसमें सब मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटें हटाने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर भी गौर किया गया। इन प्लान्स में जो नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी इदारे हैं, खसारे वाले सरकारी इदारे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से गौर हुआ। पाकिस्तान में बहुत से इदारे, बल्कि लगभग सारे ही सरकारी इदारे इस वक्त खसारे का शिकार हैं, रेलवे से PIA तक और पाकिस्तान स्टील मिल से लेकर पावर सेक्टर तक। लेकिन सब ये जानते हुए भी सियासी हुकूमतें जो निजकारी का अमल था, इसको आगे नहीं बढ़ा सकी। आज जब वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से पूछा गया कि क्या निगरान हुकूमत ये इख्तियार रखती है कि वो इदारों की निजकारी जैसे बड़े फैसले कर सके, तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया। जो फैसले पिछली हुकूमत करके गई है, जो एम्पावरमेंट हो चुकी है निगरान हुकूमत की, वो हम कर सकते हैं और हमारी जो कानूनी राय है वो यही है, इसलिए हम करेंगे। PDM हुकूमत ने जाते जाते निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने का कानून पास किया था, यह हम सब जानते हैं, जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत निजकारी जैसे फ़ैसलों के अलावा जो बैनुल अक़वामी मुआशी मुआहदे हैं वो भी कर सकती है। PDM के दौर हुकूमत के आखिर में मुल्क में दोस्त खलीजी ममालिक से बैरूनी सरमायाकारों को अट्रैक्ट करने के लिए SIFC यानी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें खुसूसी तौर पर अस्करी हुकाम को भी मुआशी फ़ैसलों और सिक्योरिटीज़ देने के लिए शामिल किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान काबीना के वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कॉमर्स, वज़ीर पेट्रोलियम भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों के साथ किए गए मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करेगी, लेकिन बहुत से मुआहदे ऐसे हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़रा ने यह भी बताया कि बिजली के बिलों पर रिलीफ का प्लान IMF के साथ हम शेयर कर चुके हैं, 1-2 रोज़ में हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। आज के इजलास में एक और अहम मामले पर गुफ्तगू हुई कि पावर सेक्टर्स में बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज़ हैं यानी डिस्कोस के बोर्ड्स को भी गैर सियासी किए जाने का फ़ैसला किया गया। कल भी इस कमेटी का इजलास होगा। कल कोर कमांडर के इजलास में भी इस सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के फ़ैसलों को मुकम्मल सपोर्ट करने का इरादा किया गया था कि ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो मईशत को नुकसान पहुँचा रही हैं, उसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत की हर तरह से मुकम्मल मुआवरत की जाएगी। नाज़रीन, मुल्क में निगरान हुकूमत के साथ साथ अस्करी क़यादत का मुआशी फ़ैसलों को लेकर एक पेज पर आना एक पॉजिटिव, एक मजबूत मैसेज है। हमने देखा जैसे ये सारे फैसले होने शुरू हुए, डॉलर की कीमत में वाज़े कमी हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क 25 रुपये से कम होकर 1 रुपये पर आ गया है। इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 4 रुपये सस्ता होकर डॉलर 304 रुपये पर आया। मुल्की मईशत की ज़बू हाली और इस गैर यकीनी और अफरा तफरी के आलम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुद मैदान में आना पड़ा। आर्मी चीफ न सिर्फ लाहौर और कराची की जो ताजिर बिरादरी है उनसे मिल चुके हैं, बल्कि उन्हें यकीन दहानी भी कराई है कि पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग समेत डॉलर की ब्लैक मार्केट ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा और ये इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, माजी में भी हमने देखा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में, तभी जो ताजिर बिरादरी थी, कारोबारी तबका था, नैब से बहुत ज़्यादा तंग था, कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तब भी हमने देखा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कारोबारी बिरादरी से, ताजिर बिरादरी से, इस तबके से मुलाकात की थी, बहुत सी यकीन दहानियाँ भी करवाई गई थी। इस बार भी ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को जब जब मुआशी चैलेंजेस दरपेश आए हैं, हमारी अस्करी क़यादत ने इदारों के साथ मिलकर मुल्क को इन चैलेंजेस से निकाला है।
अब जो आर्मी चीफ का इन तमाम मामलात में इंटरवीन करना है और जो एक्शंस होना शुरू हुए हैं, जो डॉलर को थोड़ी ब्रेक लगी है, आपको लगता है कि ये स्टेबल रह पाएगा सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो स्पेकुलेटिव चीज़ें हो रही थी और जो कुछ स्मगलिंग के जरिए हो रहा था, उसको रोकथाम में तो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है कि ये नहीं चलेगा। और आपने देखा कि उसके भी हम सब ने देखा मुस्बत जो है वो हमें नताइज नजर आए हैं। तो इसका जो नतीजा है वो यही है कि दरअसल जब 270 की प्राइस थी तो वहां से लेकर जब हमने ये देखा कि इसने अपनी बहुत ऊपर की सतह पर 335 में भी ब्लैक मार्केट में गया, तो ये फिर सारा काम दरअसल किसी माशी वजूहात की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज की वजह से था, ऐसी सरगर्मियों की वजह से था जिसमें जानबूझकर ये मौका दिया गया कि लोग इसमें नाजायज मुनाफाखोरी भी करें और पैनिक में लोग खरीदे भी कि शायद ये और भी बहुत ऊंचा जाएगा। तो गैर यकीनी की सूरत हाल अगर खत्म कर दी जाए और तो इसमें अगर डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, बाहर स्मगल हो रहा था, तो इसमें हमारे इदारे कसूरवार नहीं है? वजारत दाखिला को देखना चाहिए था, इस इदारे को देखना चाहिए था। फिर जब मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं तो फिर हमें जो है ना, फिर वो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी मैदान में आती है। हमारे इदारे पहले इस पर एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? जी आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के इर्द गिर्द है और जिन ममालिक को सैंक्शंस का सामना रहा है, तो उनकी ज़रूरियात भी डॉलर्स की हम ही पूरी कर रहे थे। ये पहले भी ऐसा ही था और ये चलता है। ये जो आपने फरमाया कि इसके बारे में हमें क्या रोकथाम करनी चाहिए, कुछ तो जाहिर है कि अदारों का भी कसूर है, जो हमारे सिविलियन अदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, मगर फिर भी ये कुछ ऐसी मखसूस सूरत हाल भी है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो ये सूरत हाल तो जारी रहेगी, क्योंकि बाहर का ऐसी जब डिमांड होती है तो कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल लेते हैं और बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं, हर जगह चेकिंग भी नहीं की जा सकती है। तो ये एक मखसूस हालात है जिसमें हम बहुत अरसे से हैं। तो इसके बारे में मिल बैठ कर सोचना चाहिए, उन मालिक को भी एंगेज करना चाहिए, उनके साथ जो ट्रेड है उसको हमें रेगुलराइज करना चाहिए, उसके कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस निकालने चाहिए। जो $100 अरब लाने की भी आर्मी चीफ ने बात की, आपको याद होगा जब बाजवा साहब ने भी मुलाकातें की थी तब कहा था कि सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उस वक्त भी वो मामला बीच में रह गया था। तो आपको लगता है जो $100 अरब की बात हो रही है, सऊदी अरब से भी आएंगे, कतर से भी आएंगे, UAE से भी आएंगे, अगर ये आते हैं तो कितना इससे आपको आपके ज़र मुबादला को फ़ायदा होगा और हमारी मईशत को कितना संभाला मिलेगा? जी जाहिर है कि इस सूरत हाल में दोस्त ममालिक की तरफ ही पाकिस्तान देखता है, क्योंकि जो बुनियादी मईशत के मामलात हैं कि हम अपने फंडामेंटल्स को दुरुस्त करें और जहाँ जहाँ इस्लाहत की ज़रूरत है खुद अपने पाँव पर खड़े हों। तो ये जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी अगर माहौल हम साजगार बनाएंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अब देखिए एनर्जी इतनी महंगी है और फिर वो आती भी नहीं है और बहुत से मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, मगर साथ साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी सूरत हाल भी तो मुनासिब करें जिसकी वजह से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अगर अपने आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट ना करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? महंगी एनर्जी या कुछ और मसाइल? जी और मसाइल भी हैं, जैसे आपने देखा हमारा टैक्स का निज़ाम बहुत ख़राब है। जैसे कोई बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट लेकर तो उसे बहुत सी पेचीदगियों का, फिर रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हैं, अगर आपको बिजली का ही लाइसेंस ही लेना हो, यानी कि कनेक्शन ही लेना हो, तो कितने और इतने महकमे हैं। कई दफ़ा वन विंडो ऑपरेशंस की बात हुई, हमने कोशिश की कि हम ऐसे इंडस्ट्रियल जोन भी बनाएं, तो उसके हर मुल्क में इशारा यही होता है कि अगर वहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करते हो तो बाहर के लोग भी फिर मुतमईन नहीं होते कि हम वहाँ क्यों जाएं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे अपने जो ताजर हैं, जो हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इत्मीनान में लेना होगा। इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो हमारे मुल्क का है वो ये है कि हमें इत्मीनान बहाल करना है। दरअसल रियासत से लोगों का इत्मीनान जो है वो कुछ, आपने देखा कि इस वक्त
दुरुस्त नहीं है और लोग समझते हैं कि बेयकीनी की सूरत हाल जारी रहेगी। अगर हम इसको कामयाब हो जाए ख़त्म करने में तो कोई वजह नहीं, क्योंकि हमारे लोकल भी लोगों के पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब देखें उन्होंने इसको डॉलर की शक्ल में क्यों महफूज करने की कोशिश की है, यहाँ से बाहर क्यों भेजने की कोशिश की है। जाहिर है कि इसीलिए कि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके सासे जो हैं वो अगर डॉलर टर्म में देखे जाए तो कम हो रहे हैं, और जाहिर है वो फिर पैनिक होकर बाहर भी बेचते हैं। तो ये लेकिन सवाल ये है कि फौरी एक्शन लेने से तो ये सब चीज़ें थम गई हैं। अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुश्किल है, या जब डंडे का जोर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम ये कहें कि डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। या आप समझते हैं कि कंट्रोल रहेगा? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये तो वक्ती तौर पर हमें इसमें बेहतरी के साथ नजर आए हैं, जो अच्छी बात है। मगर जब तक हम बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते हैं, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बिजनेस का माहौल बन जाए, जो लागत है वो वाकई हम कम करने में कामयाब हो जाएं, हम लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि अब हम मईशत को बहाल करके उसको दुरुस्त सिमत में डाल रहे हैं, अदारे अपने काम सही कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करना हमने शुरू कर दिया है, तो फिर कोई वजह नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने लोकल जो लोग हैं उनको भी ये कहें कि आप डॉलर टर्म में इन्वेस्टमेंट लेते आए, कोई सवाल भी पूछा जाएगा। जैसे बहुत से मुल्कों में सवाल पूछने से हम ये मुराद नहीं कह रहे कि वो इलीगल फंडिंग की बात करें, जो उन्होंने खुद बाहर रखे हुए हैं, डिक्लेयर भी किए हुए हैं। तो अगर उन्हें ये पता चले कि यहाँ भी बेहतर मौके हैं, आप देखिए जैसे इस वक्त बैंकों को 20% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हर कोई बंदा अपना पैसा निकाल कर रियल स्टेट से भी, तो दौलत का तो यही होता है कि जहाँ उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है वो वहीं जाती है। और अगर हम माहौल साजगार कर लेंगे बिजनेस का, लेकिन डॉलर की तो अब समझ आना शुरू हुई है कि आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। अब कंट्रोल भी तो हुआ है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे पास डॉलर का कमी भी है, क्योंकि हमारी बरामदात भी गिरी हैं और हमारी रेमिटेंसेस भी गिरी हैं। तो इसकी तरफ इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं। जाहिर है आप जितने डॉलर बाहर दे रहे हैं उतने आपको आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर है गैप तो बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो इसलिए ये सारी चीजें तभी हो सकती है कि अगर हम ये सारी कोशिशें एक यकवक्त शुरू करें, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट वाले इशू को रिजॉल्व करके टोटल मसाइल नहीं हल हो सके। एक और चीज़ बताएं, इस वक्त जो लोगों को सबसे बड़ा मसला है जाहिर है वो बिजली के बिलों का है। अब बिजली बहरान, हम ये रोना तो रोते हैं, लेकिन हमें साथ ये भी ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि बिजली सरप्लस में है, जो कारखाने हैं वो बिजली बन भी रही है, हम कैपेसिटी चार्जेस भी अदा कर रहे हैं, लेकिन वो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो इसमें उन सार्फिन का क्या कसूर है कि वो बिजली हम उनसे आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे भी ले रहे हैं, वो मंथली बिल भी जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो बिजली अगर अब हम 10,000 मेगावाट बिजली बेचना ही शुरू कर दें, आपको नहीं लगता ये बिजली की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, ये सारा बहरान, ये सारा कंट्रोल भी हो जाएगा? जी बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि दरअसल हमारा क्राइसिस ये नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, जो है बिजली क्राइसिस ये है कि हमारे लाइन लॉसेस हैं जो वो हमने ख़त्म नहीं कर सके हैं। फिर कैपेसिटी चार्जेस का मसला है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हमारे यूनिट्स बिक ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर हमने टैक्सों की भी भरमार कर रखी है। तो तीनों फैक्टर्स हैं, यानी कि लाइन लॉसेस भी है जिसमें चोरी भी शामिल है, मगर टेक्निकल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं फिगर्स भी दे सकता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, मगर अगर आप समझ लें तो ये हाफ प्राइस हो सकती है अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल कर ली जाए। एक हम लाइन लॉसेस और जो थेफ्ट है उसको ख़त्म कर लें, और दूसरा अगर हम अपने टेक्निकल लॉसेस के साथ कैपेसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं उतनी ही बिजली हम बेच भी सकें, तो ये आधी कीमत तो यहाँ हो जाएगी, और आधे अगर टैक्स कम कर दिए जाएं, जाहिर है कि वो भी बहुत बेजा लगे हुए हैं। तो सिर्फ अगर हम हर साल यही जोर देते रहें डॉक्टर साहब, जल्दी मार्केटें बंद कर दो, जल्दी रेस्टोरेंट्स बंद कर दो, जल्दी कारोबार बंद कर दो, कारोबार का भी आप नुकसान कर रहे हैं। बिजली तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो किसका फॉल्ट है? वो हमारा ही फॉल्ट है कि पैसे भी पे कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में सिर्फ जल्दी मार्केटें बंद करना, रेस्टोरेंट्स बंद करना, कारोबारी औकात में कमी लेके आना, सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है? नहीं, ये तो बल्कि उल्टा काम है कि आप जो आपके पास अवेलेबल बिजली है उसको इस्तेमाल करने के बजाय आप कैपेसिटी चार्जेस भी देते रहेंगे और इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बल्कि एक्टिविटीज तो जितनी बढ़नी चाहिए
जिन ममालिक में 3-3 शिफ्टों के अंदर बरामदात वाली फैक्ट्रियां काम करती हैं, वो बांग्लादेश की मिसाल देख लें, और वो कहीं के कहीं जा रहे हैं बरामदात में। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। जितनी हम अपनी कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाएंगे, हमारी बिजली ज़्यादा तो उससे रेट भी नीचे आएगा। और जो उससे मैंने अर्ज किया कि और बहुत सी जो हमारी टेक्निकल खराबियां हैं, उसमें स्ट्रक्चरल खराबियां हैं, उनको भी अगर हम दूर कर लें तो ये बिजली भी हम बहुत नीचे ला सकते हैं। अच्छा, और 5,000 रुपए का नोट बंद करने की जो बातें हो रही थी या जो तजावीज़ दी जा रही थी, इससे क्या फ़ायदा होना है 5,000 का अगर आप नोट बंद कर देते हैं? जी सर, मेरा ख्याल में बगैर सोचे समझे ऐसी बात करने से ये नुकसान हो सकता है कि अगर आप करें तो फिर डॉलराइजेशन मुकम्मल भी हो सकती है। आगे पाकिस्तान डॉलराइजेशन की वजह से मुश्किल का शिकार है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर हो, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, तो डिजिटल बेस्ड पेमेंट्स हैं और बहुत सी चीजें हैं, तो उसके लिए भी एक माहौल बनाना पड़ता है। इस तरह से कह देना कि आज कल से 5,500 के नोट बंद कर दे, ये कर दे तो उससे ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये सोच समझ कर करने वाले फैसले होते हैं। इसके लिए बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू करनी पड़ती है। और जब लोग शामिल हो जाते हैं इसमें, तो फिर ऐसे इकदाम करने चाहिए। अगर हम यूनिलैटरली करेंगे तो इसके नुकसान ज्यादा होंगे और फवायद कम होंगे। ऐसे काम होना चाहिए कि हम डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएं, मगर उसका तरीका ये नहीं है। अभी तो लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए और फिर आगे ये चीजें सोची जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मारूफ ताजिर ज़ुबैर मोतीवाला साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ कि मुश्किल मुआशी हालात में जो अस्करी क़यादत है उसने इंटरवीन किया हो। इससे पहले बाजवा साहब की भी आप लोगों से मुलाकातें होती रही हैं। इस बार की मुलाकात में आप लोगों की जो होप्स हैं वो कितनी हाई हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वो लोग इसको आगे नहीं देख रहे हैं इस मुलाकात को, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि पहले भी जो मुलाकातें होती रहीं, बहुत से मुआहदों की भी बातें होती रहीं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की भी बातें होती रहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब की बार क्या मुख्तलिफ था इस मुलाकात में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैं जो ना कितने चैनल्स के वो कितने लोगों को समझा चुका हूँ। देखिए, हम जनरल कियानी से लेकर आज तक कम अज कम मैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो कराची आते हैं, जब टेक ओवर करते हैं, जब जा रहे होते हैं तो नए के साथ और पुराने के साथ एक मीटिंग होती है। ट्रेडिशनल सिलसिला है जो हमारे साथ होता है। बाजवा साहब के साथ जब हालात खराब हुए तो 2-3 मीटिंग उनके साथ भी हुई, और अब जाहिर है उनके साथ जब अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बैठे हैं तो एक अलग बात होती है। इस दफा जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जब बैठे, अब मैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में कहता हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों हुई? इसलिए हुई कि वो होमवर्क करके उन्होंने जब अपने टेन्योर के अंदर वक्त गुजारा, सऊदी अरेबिया होके आए, यूएई होके आए, उनके नाम के साथ जब एक आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंट्री का बात कर रहा है तो कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए। नहीं आएगा मेरी समझ में नहीं आता, मुझे तो कम से कम आया। और वहाँ जितने लोग बैठे थे सबने ही बात की कि जो हमारा जब हम आए थे तो इस तरह भी कैफियत थी, और अब जब हम जा रहे हैं तो कदरे सुकून वाली बात है। क्योंकि जब आप $50 बिलियन की 2 मुल्कों से लाने की बात कर रहे हैं, और आज हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला फॉरेन एक्सचेंज की अनअवेलेबिलिटी है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। इसको अगर आप नेट आउट करते हैं, फिर उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी की, वो ये की कि आप $10 बिलियन ऐसे होंगे जो हम रुपए में इनको वापस करेंगे, डॉलर्स में नहीं। इसका मतलब है कि नेट गेन ऑफ योर रिजर्व्स विल गो अप बाय $10 बिलियन। तो इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे आपके जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर उसका मुस्बत असर आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे बड़ा असर आएगा। फिर आपकी जब डॉलर रिजर्व्स होंगे तो ये जो प्रेशर आता है मार्केट के अंदर, वो जो आप मार्केट प्राइस और बैंक के जो दाम है उनमें बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है, वो नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर होगा। जो दुनिया का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर जैसी जो हम बातें सुनते हैं, वो एलसी हमारी नहीं खुलती, इसलिए खुलती। अब जब बैंकों के पास डॉलर होंगे, स्टेट बैंक के पास डॉलर होंगे, दे
यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, आपका जो मईशत का पहिया है वो चलेगा। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, ये तो कोशिश है ना कि इन्वेस्टमेंट आए, हमारे मुल्क में 100 अरब डॉलर आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक माहौल साजगार होना चाहिए या होता है, क्या वो आप समझते हैं कि वो साजगार है? जिस तरह बिजली महंगी है हमारे मुल्क में, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। देखें, बिजली का महंगा होना और ये जो मीटिंग का होना दोनों मुख्तलिफ बातें। एक बात, पहली बात ये है कि हम कौम को ये समझना चाहिए कि जो बात हो रही है SIFC की हुई, SIFC जो है ना, ये एक एग्रीकल्चर, IT, माइंस एंड मिनरल्स, इसकी डेवलपमेंट के लिए एक बनी है फैसिलिटेशन काउंसिल। ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल है, सारी बाकी कैबिनेट मेंबर्स के अलावा। अब इससे पावरफुल कोई बॉडी बन नहीं सकती। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया, ठीक है, कि ये इसके अंदर जो फैसले होंगे कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके अंदर 1 विंडो फैसिलिटी लाई गई। इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये इसके अंदर अब इसका जो डाउनफॉल है, हम जब जहाँ फंसते हैं वो IMF के पास जाते हैं। अब जब आपके पास अगर डॉलर्स होंगे और आपको IMF के पास जाने में जब आपका बात करने का जो तरीका होता है फर्क होता है। एक आदमी जिसके जेब में पैसे होते हैं उसके बात करने का तरीका अलग होता है, जिसकी जेब में पैसे नहीं होते उसके बात करने का तरीका अलग होगा। वो हमको आएंगे, वो एग्रीकल्चर में सऊदी या UAE जो है वो फूड सिक्योरिटी को देख रहे हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं और कल्टीवेशन में शामिल होंगे, मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर को अपनाएंगे। हम भी उनसे सीखेंगे और ये हमसे सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी आज भी उन्होंने टेक्निकल फैसिलिटी देने का, आपकी क्रॉप की जो मेंटेनेंस होती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसको उन्होंने किया है। क्योंकि 3 दिन के बाद सीरियसनेस इसकी है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक पूरी टीम जनरल साहब ने भेजी, वो सारों ने हमको प्रेजेंटेशन दी अलग अलग इन सब। अच्छा, मेरा एक सवाल, अब इस इंटरवेंशन के बाद ये सारे स्टेप्स लेने के बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। आपने देखा कि डॉलर को भी एक ब्रेक लगी है, इंटरबैंक ओपन मार्केट का जो एक फ़र्क था वो भी कम हुआ है। क्या ये सिर्फ तब तक है जब तक ये चीज़ें एक्टिव रहेंगी, डंडा चलेगा, ये एक्शन होगा, तब तक रहेगा, या एक स्टेबिलिटी हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगी? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि अगर हम यही बातें करते रहे कि ये होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा था ना। अब कुछ हो रहा है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, मैं तो देखिए पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं। अब पाकिस्तान के बाद जिन नामसाहब हालात का हम सामना कर रहे थे, आज अगर उसके अंदर बेहतरी की कोई गुंजाइश नजर आती है तो हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको अंधेरी सड़क में जा रहे हैं और कहीं रोशन गली नजर आएगी तो आप बोलेंगे मैं यहाँ से निकल जाऊं ताकि जो ना मुझे रास्ता ठीक मिल जाएगा। आज हम अगर ये बात नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है, पाकिस्तान के हक में क्या सऊदीया $25 बिलियन की कमिटमेंट करता है, क्या नहीं दे सकता? दे सकता है। UAE अगर 50 की करता है तो वो भी दे सकता है। कुवैत और जो है ना कतर है वो भी दे सकते हैं। हमको ये पॉजिटिवली देखिए, आज ये हम जो है कि हमारे बहुत सारे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो सवालात होते हैं वो इस तरह के, पॉलिटिक्स में क्या बोला, अरे पॉलिटिक्स को छोड़ो, हमें पॉलिटिकल है, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, हम पॉलिटिकल बात ना सुनने ना करते हैं ना। क्या उस मीटिंग में भी सियासी जमातों के हवाले से बात नहीं हुई कि अच्छे लोग भी हैं सियासी जमातों में, बुरे लोग भी हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो हमने सुन लिया, ठीक है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। हम तो कमेंट उस पर करते हैं जो इकोनॉमी की बात हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली पाकिस्तान ऊपर आए। पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए हमें जरूरत इस बात की है कि जो शख्स ने इतनी मेहनत की, जो दूसरे मुल्कों में गया, इसके बाद ये सही तीनों जो है माइंस एंड मिनरल्स में हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। $6 ट्रिलियन के जो है ना हमारे पास बकाया हैं, उस पर किसी ने काम नहीं किया इतने सालों में। वो अगर वो करने की बात कर रहे हैं हम तो सुनेंगे ना, बड़े गौर से सुनेंगे। लेकिन एक और मसला है ना, देखिए स्मगलिंग की हम हमेशा बात करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हम बात करते हैं। अभी जो स्मगलिंग, जो डॉलर हमारा अफगानिस्तान जा रही है, कोई आज का मसला तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम एक्टिव तब होते हैं जब पानी हमारे सरों से गुजर चुका होता है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये सब कुछ हुआ, या आज भी ये सब कुछ हो रहा है? मसला ये है कि हम परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं देखते? अब उन्होंने 2 बातें की है ना, हम स्मगलिंग के खिलाफ भी लड़ेंगे और करप्शन के खिलाफ भी लड़ेंगे। हाँ। तो ये दोनों चीजें जो है ना, वो उन्होंने इन बातों के साथ सिर्फ ये $50 बिलियन की बात नहीं की है, एक रोड प्लान भी किया है। तो जब 50 बिलियन होंगे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की भी बात की है, जो लीगल लकूना है उनकी भी बात की। मतलब वो जो बात है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव है। प्लान हमको ऐसा लगता है, चले हमको नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने प्लान बनाया है वो प्लान उन्होंने सोच समझकर पाकिस्तान के जमीनी हकायक को देखकर वो बनाया है कि पाकिस्तान में इसको कैसे हम पेनिट्रेट करेंगे,
फॉरेनर्स जब आएंगे तो उनको कैसे डील किया जाएगा, उनके रिजर्व्स को, उनके जो पैसा आएगा उसकी हिफाजत कैसे होगी, उनको वापस, उनको नफे के साथ कैसे वापस जाएगा, वो प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ रुकेंगे ना जी। तो प्रॉफिट कैसे करेंगे, उसके लिए उसकी टेक्निकल गाइडेंस, उनकी सॉइल टेस्टिंग, उनकी एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, उनकी पेस्टिसाइड, उनके सारा उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना, हमको ये देखना चाहिए कि अगर कोई काम करने को निकला है उसको फेल तो होने दें। अभी से कहते ये कैसे चलेगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, पहले होने तो दें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जब होगा, और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी आखिरी मेरी बात ये है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये जो ये हो रहा है ये पाकिस्तान के हक में, इसमें जो है मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार ख़त्म होते ही पीडीएम जमातों ने मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात का जो मलबा है ये एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया है। हर गुज़रते दिन के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान टेंशन नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा हालात की ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। हुकूमत में रहते हुए सब कुछ अपने हाथों से करने वाली पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर अच्छाई को पीपल्स पार्टी और बुराई को नून लीग के खाते में डाला जाए, मगर लगता है कि मुस्लिम लीग नून भी अब भरपूर जवाब देने के मूड में है। इख्तलाफात की पटारी उस वक्त खुली जब लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन में ताख़ीर का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराया। मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर वादों से यू टर्न ना लेती तो आज मुल्क में इलेक्शंस हो चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान ने जोर दिया कि MQM, BAP समेत दूसरी सियासी जमातों ने इत्तफाक़े राय से फौरी इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। फिर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने मौलाना के बयान को नज़रिया ज़रूरत करार देते हुए कहा कि मौलाना साहब को देर से समझ आती है कि दुरुस्त फ़ैसला क्या था और गलत फ़ैसला कौन सा है। उन्होंने ज़ोर दिया कि असम्बलियों से इस्तीफ़े के हवाले से मौलाना की बात मानी जाती तो चेयरमैन PTI आज मजबूत हो जाते। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पहले भी तैयार थी, हम आज भी तैयार हैं, और हमने तो पंजाब में उम्मीदवारों को टिकट्स भी दे दिए थे। जिनके पास उम्मीदवार नहीं थे वो इलेक्शन से भाग रहे थे। तो सवाल उठता है कि मौलाना तैयार थे, PP भी तैयार थी, तो फिर इलेक्शन से भाग कौन रहा था? यही सवाल जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने रखा गया तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो बयानात है इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पे मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँ, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे, मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है। नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ी जंग है ये मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों समेत चीनी बहरान पर भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, लेकिन फ़ैसला पूरी काबीना ने किया। अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मामला जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे PDM जमातों में इख्तलाफात मज़ीद खुलकर सामने आएंगे ताकि इलेक्शन के लिए हर पार्टी को कोई बयानिया मिल सके। मगर सवाल ये है कि क्या PDM जमातें एक दूसरे को हालात का ज़िम्मेदार ठहरा कर अवाम की हिमायत हासिल कर सकेंगी जो पहले ही उनकी 16 महीनों की हुकूमत का खमियाजा भुगत रहे हैं। सवाल ये भी है कि सियासी जमातों को इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद ही सब कुछ क्यों याद आता है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध उसको फ़तह करने का मिशन संभाल लिया है, और इस हवाले से मरीम नवाज़ के दौरे का एक शेड्यूल भी बनाया जा रहा है। ये पेशरफ्त इसलिए होने जा रही है क्योंकि सिंध से कई सियासी शख्सियात ने नून लीग में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल भी दिया है।
क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में अपनी साबका इत्तेहादी जमात को टफ टाइम दे पाएगी? अगर पीडीएम जमातों के इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा? इस सूरत हाल का फ़ायदा मुश्किलात का शिकार पीटीआई को कितना हो सकता है? इसमें मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन के लिए पहले मान जाती तो इलेक्शंस आज हो चुके होते, अदम एतमाद वो चाहते थे, अदम एतमाद लेकर आना, क्या ये बात दुरुस्त है कि अदम एतमाद लाने का फैसला और जिद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी? देखें, पहले उस वक्त बहुत सारी जो मुख्तलिफ राय थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो माजी को कुरेदना उसका कोई फायदा नहीं है। अदम एतमाद बहरहाल उस पर सारी जमातों का इत्तेफाक हुआ तो वो मुमकिन हुआ। उसके अंदर एक जमात का एक मौक़िफ़ था, दूसरी का दूसरा मौक़िफ़ था, लेकिन अब इन चीजों का फायदा नहीं है। हमने अगर फायदा नहीं है तो फिर इल्जाम तराशी क्यों हो रही है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर, मौलाना साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी पर, फिर ये इल्जाम तराशियां क्यों हो रही हैं? देखें, ये तो अब मौलाना साहब से पूछा जाए या पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि इससे क्या अभी इस बहस से कि इलेक्शन पहले क्यों नहीं हुए और कैसे नहीं हुए और कौन कह रहा था अदम एतमाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या आज अवाम के मसले हल हो जाएंगे? क्या इससे जो है हम कंफ्यूजन में इजाफा करेंगे या हम अवाम को कोई स्टेबिलिटी की बात बताएं, कोई अपना एजेंडा बताएं? तो मुस्लिम लीग नून तो इस चीज के लिए गामजन है कि वो इस मुल्क को जिस तरह 13-18 में बहरानों से निकाला और महंगाई की सतह 5% से नीचे थी और बिजली जो थी वो 9 से 11 रुपए के अंदर थी, तो वो वाले दिन जो है वो हम दोबारा देखना चाहते हैं कि लोगों की जो आमदन है वो इतनी हो कि वो अपने अखराज को आसानी जो है वो जिस तरह मुतफिका तौर पे ये हम आगे को देखना चाहते हैं। राना साहब, जिस तरह मुतफिका तौर पे अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ, कोई चाहता था लाई जाए, कोई चाहता था नहीं लाई जाए, लेकिन फिर भी मुतफिका तौर पर ज़ाहिर है फैसला हुआ, तो क्या ये भी मुतफिका तौर पर फैसला हुआ था जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में फिर गई कि अदम एतमाद के बाद हम फ़ौरन इलेक्शंस में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस पर नहीं मानी? क्या ये भी एक मुतफिका फैसला था फौरी इलेक्शंस में जाने का? देखिए, उस वक्त बिल्कुल ये PMLN का मौक़िफ़ था कि हम जो है फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन उस वक्त फिर जो हमें बताया गया कि और जो मामलात थे माशी के IMF की डील कौन करेगा और अगर डील ना हुई तो खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालियापन की तरफ चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी सोच थी, मौजूद थी कि हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उस पे ये चीजें तो आ चुकी हैं रिकॉर्ड के ऊपर के फिर इस तरह की ब्रीफिंग्स भी मिली कि अभी अगर माशी तौर पे छोड़ के जाया जाता है तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, और फिर ये फैसला तब्दील हो गया कि फौरी इलेक्शंस में हमें नहीं जाना और हमें मुल्क की मईशत को जो है वो संभाला देना है। अभी कौन सा संभाला दे के गए हैं? अभी कौन सा आवाम को सुकून दे के गए हैं? बिलों से बेचारे आवाम बेहाल, बुरे हाल, सड़कों पर आने पर लोग मजबूर, अभी कौन सा सुकून दे के गए हैं आप? देखें, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या अगर हम IMF का मुआहदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अगर उसके बगैर हुकूमत चले जाती तो आज क्या डॉलर 400 से भी ऊपर जा सकता था? बिल्कुल जा सकता था। तो डार साहब को जल्दी करनी चाहिए थी ना। डार साहब तो इस जोम में थे, डार साहब तो इस ख्वाहिश में थे कि हम IMF के बगैर ही अपने मुल्क का निज़ाम चला लें। डार साहब को समझ आई, लेकिन देर के बाद समझ आई, 6 महीने बाद डार साहब को समझ आई। इससे भी हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इस चीज़ को भी आप माने? देखिए, बात ये है, इस मुल्क में सैलाब आए, सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस मुल्क की मईशत को। अब 1/3 आबादी उससे मुतासिर हुई। उस वक्त हमारा ख्याल था कि IMF के मुआहदे के अंदर रिलैक्सेशन आनी चाहिए, उसके लिए कोशिश की गई, वो नहीं हुई तो हमने IMF के मुआहदे को दोबारा अब बहाल किया और फरवरी में हमें उम्मीद थी कि ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो एक मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, जिसकी एक जमात जिम्मेदार थी, जो IMF को खत लिखती थी, जो मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च करती थी, उसका भी असर पड़ा, उसका बहुत उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उन सारी चैलेंजेस के बावजूद हम समझते हैं कि जब हम गए हमने बहुत कड़वे फैसले किए, अवाम के लिए भी कड़वे थे, हमारी सियासत के लिए भी कड़वे थे,
लेकिन हम उस मुल्क को इस्तेहकाम दे के चले गए। अब बिल्कुल ये महंगाई है, मुश्किलात हैं। जिन मुश्किलात की आप बात कर रहे हैं राना साहब, इन्हीं मुश्किलात में साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के लीडर, इन मुश्किलात में तो साथ होना चाहिए था उन्हें। यहाँ पर इक़्तिदार करने के लिए यहाँ होते हैं, जैसे इक़्तिदार से फारिग हुए तो मुल्क छोड़कर चले गए, बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, चलें अगर वो इलाज के लिए हैं बाहर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ साहब को तो यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कोई परमानेंटली नहीं गए। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो वो एक आधे हफ्ते में वापस आ रहे। हर एक को हक है कि वो अगर बाहर जाना चाहता है अपनी फैमिली की कमिटमेंट के तहत या अपनी हेल्थ की कमिटमेंट के तहत कुछ अरसे के लिए, तो वो जा सकता है। वो वहां परमानेंटली नहीं गए, वो वापस आ जाएंगे। और जहां तक मियां नवाज शरीफ की बात है, तो मियां नवाज शरीफ यहाँ जब मुल्क को जरूरत थी, जब पार्टी को जरूरत थी, तो वो अपनी बेटी को भी ले आए थे जेल जाने के लिए। तो वहां उनको भी कोई खौफ नहीं है वापस आने से, वो भी वापस जल्द आ जाएंगे। अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में मियां साहब की भी वापसी होगी। तो ये चीजें तो अभी आने वाले चंद हफ्तों की बात है, ज्यादा लंबा टाइम इन चीजों का नहीं है। एक और चीज बताएं, समझ में नहीं आ रही कि जो पीडीएम के इत्तेहादी आप जमाते हैं, आप लोग हैं, मौलाना साहब हैं, फिर पीपल्स पार्टी है, क्या बयानिया लेकर आप लोग उतरेंगे? महंगाई का बयानिया लेकर उतरेंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पिछले 16 महीने तो आप लोगों ने हुकूमत की है, किसके खाते में डालेंगे ये महंगाई? किसके खाते में डालेंगे इस मुआशी बदहाली को? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। किसी हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस है तो वो कोई चंद महीनों की नहीं होती, उसका टेन्योर होता है 5 साल का। तो हमारी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी उसमें 9 से 11 रुपए की बिजली थी, 5% से कम। लेकिन जो ये है वो 19 महीने आप लोगों ने अपनी खुशी से लिए ना, ये अवाम ने तो नहीं कहा कि आप ले लें, आप लोगों ने खुशी से लिए। अगर 5 साल ही लेने तो फिर इंतजार करना चाहिए था इलेक्शंस का। नहीं, ये एक कोalition हुकूमत थी और इसकी कारकर्दगी ये थी कि इसने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी नून लीग के पास मौजूद है। नून लीग ने इस मुल्क की तरक्की की हर वो बुनियाद भी रखी और उसको हर प्रोजेक्ट पे नून लीग का नाम है जो आज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यही परफॉर्मेंस हमारी है और इंशाल्लाह ताला अवाम समझती है कि हमने पिछले 16 महीने में भी अगर जो हम फैसले हमने किए ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, क्योंकि अगला तो उसको दिवालियेपन की तरफ खाली ना छोड़ के गया था, लेकिन जो 16 महीने वो अपोजिशन में बैठा उसने कोई ऐसा काम नहीं किया क्या जिससे एक मुल्क और 25,000 कमाने वाला जिसको 60,000 बिजली का बिल आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा या वो अंडरस्टैंड करेगा जो हर महीने ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि घर का राशन लेके आए, बच्चों के स्कूलों की ट्यूशन्स की फीस दे या बिजली के बिल भरे? क्या उस तबके को, उन लोगों को समझाना आपके लिए आसान होगा? देखें, उस तबके के पास हम हर रोज जाते हैं, हमारे दफ्तर वो लोग आते हैं, हमें उनकी दर्द का हमें पता है, हम भी उसको महसूस कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलते हैं। वही हमारे हलके के लोग हैं और हम हलकों में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमने उनके मसाइल कम किए थे, उसमें कमी लेके आए थे 13-18 में, और इंशाल्लाह अब भी अगर हमें मौका मिला तो हम मुल्क को तरक्की की राह में लेके जाएंगे और उनकी ये महंगाई के मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे। उनको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ जो पहले भी करके दिखा चुका है इन चीजों को, हम आगे भी करेंगे। हमने देखे कोई जमात जो जा रही हो वो मुश्किल फैसले नहीं करती, वो तो इजी राह जो है वो तलाश करती है। जिस तरह पीटीआई ने किया कि जाते हुए बिजली सस्ती कर दी, गैस सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी और मुल्क को तबाह कर दिया। ये ऑप्शन हमारे पास भी मौजूद थी, लेकिन हमने वो मुश्किल फैसले किए जो कौम की जरूरत है। और आगे भी अगर हमें मुश्किल राह इख्तियार करनी पड़ी, हमने रिफॉर्म्स का एजेंडा बिल्कुल मुकम्मल है हमारे पास कि क्या टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह इस मुल्क को जो है बिल्कुल इसकी मईशत को बहाल करेंगे। तो ये इस चीज का अवाम को भी पता है और हम उनको समझाएंगे और इंशाल्लाह उनको समझ आएगी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक तरफ नेटो का असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगने की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आती है,
तो वहाँ दूसरी तरफ टीटीपी ने उन्हीं जदीद हथियारों से पाकिस्तान में हमला कर दिया। जैसे ही चित्राल में इस हमले की खबर पाक फौज तक पहुंची, ऑपरेशन हुआ और एक ही दिन के बाद डीसी चित्राल ने ये कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। टीटीपी के दहशतगर्दों की जुर्रत देखें कि अफगान बॉर्डर से 6 सितंबर की रात चित्राल वाली साइड से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, एफसी की चेक पोस्टों पर हमला करते हैं और कुछ ही देर में फौजी दस्तों ने बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च करके दहशतगर्दों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। दर्जन भर मारे गए, 4 फौजी जवानों की शहादतें भी हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान में टीटीपी की तरफ से दहशतगर्दी का ये पहला, दूसरा या कोई तीसरा वाक़या नहीं है, बल्कि गुज़श्ता साल अगस्त के महीने से लगभग 100 दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों अफराद जाम हक हैं। चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी आई कि दहशतगर्दों के हाथ नेटो के जदीद हथियार लग गए हैं जो आसपास के इलाकों खुसूसन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के खुफिया इदारे भी बारहा ये रिपोर्ट्स दे चुके थे कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी के दहशतगर्दों की आमाजगाहें मौजूद हैं, जिस पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने कोई एक्शन लेने की बजाय ये बयान देकर हमेशा टाल मटोल करती रही कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में है ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही हमले कर रही है। हमले भी सामने हैं, खुफिया रिपोर्ट्स भी सामने हैं और हम सबको याद है कि जब अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकल रही थी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुज़ाकरात कराने में सपोर्ट कर रहा था, तब अफ़गान तालिबान का मानना था कि अपनी ज़मीन हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब सारी दुनिया देख रही है कि उनकी ज़मीन कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी एक तरफ अफ़गान फोर्सेस की तरफ से भी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के साथ ताउन न करना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पाक अफ़गान तोरखम बॉर्डर पर अफ़गान फोर्सेस की जारियत पर पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी फायरिंग से हालात बदस्तूर कशीदा हैं। तोरखम बॉर्डर में शहरियों की आमदोरफ्त और तजारत आज तीसरे रोज़ भी बंद है। बताया जा रहा है कि तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब अफ़गान फोर्सेस ने एक गैर फ़ौल चौकी को दोबारा हासिल करने के लिए जारहाना तरीका अपनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज बताया कि हालिया वाक़े के बारे में अबूरी अफ़गान हुकूमत को बता दिया गया है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दों का बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तान समेत पूरे ख़ित्ते के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। टीटीपी के बाद अब पाक अफ़गान सरहदी इलाकों में दाइश की मौजूदगी की भी तस्दीक हो रही है। ऐसे में अगर अफ़गान हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो क्या इनके साथ ताल्लुकात में असर पड़ सकता है। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट आई कि नेटो का असलहा जो है वो दहशतगर्दों के हाथ लग गया है। हमने देखा कि पाकिस्तान में हमलों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। फिर आपने चित्राल पर रिसेंटली जो अटैक हुआ सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर, वो भी हम सबके सामने है। आपको क्या लगता है कि अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है वो इस पर कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का एक्शन लेने में कतरा क्यों रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये अपना हाथ नहीं लगा, दिया गया है। तो अमेरिकन यहाँ से निकले, मैं उस वक्त से बाहर ये कहते रहा हूँ कि उनके बूट्स निकले हैं, अमेरिकन यहाँ से निकल नहीं सकते, ना ही छोड़ेंगे इस खत्ते को। दूसरा, वो जो फॉल्ट थी, जो एनडीए थी, वो कहाँ गई हुआ है? तो अफगानिस्तान में ही है। अफगान उन्हीं के पास, उन्हीं के लोग हैं ये लोग, और उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। वही पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर शदीद किस्म के टेररिज्म की दोबारा ये बैद फैल गई है। ये तो ये एक ऐसे ऑफ चांस नहीं है। नंबर 2, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। हमने बहुत ज्यादा हर तरह से पाकिस्तान ने अपनी हैसियत से बहुत बढ़कर काम किया अफगानों के लिए, लेकिन अफगानों को जब भी कहा गया उन्होंने अव्वल तो देखिए बात यह है कि ये टीटीपी वाले और जो अफगान तालिबान है ये मिलकर लड़ते रहे हैं। अफगान तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, और फिर ये गुलिस्तान और ये अमेरिका में तो वाकई नहीं है ना, और साथ में ही है, और है ये पाकिस्तान ने बारहा उससे कहा भी है अगर वो चाहे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो नंबर 1 हिचकिचा रहे हैं। नंबर 2, हिचकिचा क्यों रहे हैं? वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके से टेरराइज करना जिन लोगों का काम है, जो वो चाहते हैं, वो उनसे रियायतें मांग रहे हैं, भारत से, फ्रैंकली, और अमेरिका से। इसलिए तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। टीटीपी
एक प्रॉक्सी है, और ये कोई खास जमात ऐसी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ड्रिवन कोई लोग हैं। ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनको इकट्ठा करके रखा गया है, कभी टीटीपी के नाम पे, कभी एक्सिस के नाम पे, कभी किसी नाम पे काम करते हैं ये लोग, और ये बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ हमें अपनी साइड को इस लिहाज से भी देखना चाहिए ना, बॉर्डर फेंसिंग पर अरबों रुपया अगर खर्च होता है, उसके बावजूद अगर दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस कर आ जाते हैं, तो इसमें ये किसकी कमजोरी है? ये हमारी कमजोरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने जब पिछली बार हुकूमत में, मैं तो सुबह भी बड़ा चिल्ला रहा था कि हमें नहीं करना चाहिए। जब हमने टीटीपी से बात करना शुरू की और उनको आपने रियायतें दी, उसके बाद से देखिए टेररिज्म दोबारा उन्हीं को वही इस्तेमाल हुआ ना दोबारा। गलतियां तो हमारी है जो हमारे गले पड़ रही हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ तज्जियाकार भी ये समझते हैं कि जब भी तालिबान से टीटीपी से मुज़ाकरात किए, वो जिन लोगों को टास्क देना चाहिए था, टास्क उनको नहीं दिया जाता था। जो कबायली लोग हैं, जो उनके साथ रहे हैं, जो उनको समझते हैं, जो उनका माइंडसेट समझते हैं, उन लोगों को आगे करने की बजाय हम और लोगों को आगे करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल सका मुज़ाकरात का। देखिए, मुज़ाकरात का अमल इतना सीधा नहीं है कि किसी के सामने ठीक है एक हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट में जाके बैठेंगे, बात करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं, खास तौर पर जब टेररिस्ट से बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत से पहलुओं को आपने देखना होता है। और फिर मुज़ाकरात का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस मुज़ाकरात का स्ट्रक्चर कोई नहीं था। आप शुरू करते हैं बॉटम से, आपने शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने शुरू कर दिया टॉप से। जब तक आप बीच में जाके एक खास स्टडी के तहत मुज़ाकरात नहीं करते और सिर्फ ये कि ठीक है जी, लेकिन आपको मुज़ाकरात करने किससे हैं? टीटीपी के भी इतने ग्रुप्स हैं, कुछ दाइश में शामिल हो गए हैं। आप 4 ग्रुप्स को राजी करेंगे, बाकी ग्रुप्स तो नाराज ही रहेंगे। 4 ग्रुप तो हमला नहीं करेंगे, बाकी ग्रुप्स हमला कर देंगे। तो टीटीपी में ग्रुप्स ही इतने ज्यादा हैं कि मुज़ाकरात करने किससे हैं यही नहीं पता। अब यही तो मैं कर रहा हूँ ना कि हमने तो मुज़ाकरात का स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो किसी खास स्टडी के साथ खास मकसद लगाए जाते हैं। आप अक्रॉस द बोर्ड सारों का अमन कीजिए, आ जाए, ठीक है पाकिस्तान में अमन है, आप भी आ जाए, अमन से नहीं पाकिस्तान। हाँ, वो भी कहते हैं ठीक है, माने बात। मुज़ाकरात ऐसे नहीं हो, नॉट विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको हार्डकोर और दूसरे लोगों को सेपरेट करके हम बात करते हैं। नंबर 2, जैसा आपने कहा, ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप ही आपके साथ गेम खेलते हैं। तो आपके साथ शामिल हो गए, तो आपसे लगा होगा बैठे हुए, हम तो बात नहीं मानते। वो अपने लिए हमेशा एक कोई ना कोई स्पेस रखते हैं। हमने इस चीजों को बदले रखे बगैर, सोचे समझे बगैर मुलाकात भी किए, उन लोगों को आने भी दिया, तो आके पाकिस्तान में बैठ गए। अब पाकिस्तान में दोबारा उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये चित्राल में जो हुआ, ये तो बाकायदा एक साजिश के तहत हमला किया उन्होंने पाकिस्तान। और ये सहूलतकारी के बगैर, लोकल सहूलतकारी के बगैर ऐसे हमले मुमकिन नहीं है। जी जी बिल्कुल शादिया, ये मैं पिछले में उनको लोकली सपोर्ट भी किया जा रहा है, हथियार उनको दिए गए हैं, ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, उनको पैसा कोई दे रहा है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई मजबूत बना रहा है उनका। देखिए 6 सितंबर हुआ ये जो हमें दिफा पाकिस्तान में हमला किया उन्होंने, और हमला कहाँ पे किया? चित्राल से। अगर आपको याद हो कि हमारी टनल नहीं थी तो ये चित्राल से लोग आने जाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू आए जा करते पाकिस्तान में आने के लिए, क्योंकि रास्ता हुआ नहीं था। तो बड़े अच्छे लोग इस तरीके से रह रहे थे। चित्राल पे हमला किया गया और इस बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी पाकिस्तान में, मतलब माफ करे हमें सारा, हमने जो अपने मिसाइल खड़े किए हुए हैं, एक खास टेंशन चल रही थी खिते में सारे। अगर वहां पर भी कुछ चिंगारी लगा देता, उधर सिर्फ हमला करके बैठे हुए पाकिस्तान का क्या, फिर ये खिता पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है, इस पूरे रीजन के लिए बहुत क्रिटिकल है। सीपैक पाकिस्तान में एंट्री यहाँ से होता है और सीपैक के दुश्मनी के बारे में हमारे पास क्या ऑप्शन है? माजी की तरह ऑपरेशन ही हल है इसका? जी नहीं, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब पाकिस्तान को जो कर रहे हैं काम, जो मुझे इतलात है, इन सारे ग्रुप को जहाँ पर भी इतलात है तो आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट करने के बाद हर एक से डील किया जाएगा, उस तरीके से डील किया जाएगा जिससे इनसे डील दहशतगर्दों से डील होना चाहिए। लेकिन अब ये देखें कि आपने डील किससे करना है? दाइश को करना है, आपने टीटीपी से बात करनी है? बात नहीं, डील के मतलब बात नहीं कर रहा, बात करने की बात कर रहा है। जो कह रहा हूँ डील करना है इनके साथ, वो जो दहशतगर्दों के साथ होना चाहिए उस तरीके से काम होगा। और ये जो बड़ी इतलात है कि इसके लिए ऑलरेडी मनसूबाबंदी भी हो चुकी है, लोग डिप्लॉय भी हो चुके हैं, इसके लिए काम शुरू हो चुका हुआ।
सही। अब वो बातचीत वाले दरवाजे ग्रोहों से नहीं होंगे, बात अगर होगी तो अफगान तालिबान पूरी जिम्मेदारी के साथ आएंगे, जिम्मेदारी को कबूल करेंगे तो आके बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।